हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बेसिक रेडिएशन फिजिक्स। जो आज का टॉपिक है, अब से जो हमारे मेन टॉपिक है वो शुरू होने वाले हैं, जैसे कि एक्सरेस। और आज हम पढ़ेंगे एक्सरे ट्यूब। एक्स-रे ट्यूब। एन एक्स-रे ट्यूब फंक्शन एज ए स्पेसिफिक एनर्जी कन्वर्टर। जो एक्स-रे ट्यूब है वो एक स्पेसिफिक एनर्जी कन्वर्टर की तरह एक्ट करती है, जो कि एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। रिसीविंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड कन्वर्टेड इनटू टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये क्या करती है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरी फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देती है, दैट इज एक्सरे और हीट। अब जो एक्सरे यहाँ पे फॉर्म होगा वो सिर्फ 1% ही होगा, और जो हीट बनेगी वो 99% होगी। अब हमारे तो काम के सिर्फ एक्सरे ही है। दूसरा जो हीट है, वो जो एक्सरे ट्यूब है उसको गर्म कर देती है, तो ओवरऑल उसकी कैपेसिटी को ये लो कर देती है। तो इस वजह से ये अनडिजायरेबल प्रोडक्ट होता है इस कन्वर्जन प्रोसेस का। देयरफॉर एक्सरे इज क्रिएटेड बाय टेकिंग द एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो एक्सरे है वो जो हम इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी लेते हैं उससे फॉर्म होते हैं, और हम इसको फोटोन में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये स्पेसिफिक जो एनर्जी कन्वर्जन है, ये एक्स-रे ट्यूब में ही हो रहा होगा। अब ये देखो, ये एक्स-रे ट्यूब का ओवरव्यू है, सॉरी डायग्राम है। और ये देखो, ये असल में ऐसे दिखता है एक्स-रे ट्यूब। और ये इस तरह से इसको पूरा बताया गया है। ये रोटर है, ये रोटेटिंग एनोड है, और ये टारगेट है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो फॉल करेंगे। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ से निकल रहे हैं, और ये टारगेट पे गिर रहे हैं यहाँ से। ये फिलामेंट है, ये कैथोड है, और ये विंडो है, और यहाँ से एक्सरेज निकल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्स-रे ट्यूब। जो एक्स-रे ट्यूब है वो दो प्रिंसिपल एलिमेंट का बना हुआ होता है। पहला जो है वो है फिलामेंट, और दूसरा है टारगेट। अब जो फिलामेंट है उसको हम कैथोड भी बोलते हैं, और ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन को बॉयल ऑफ करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ये एमिट करता है। और कौन सी प्रोसेस से एमिट करेगा इलेक्ट्रॉन को? बाय थर्मियोनिक एमिशन। अब ये थर्मियोनिक एमिशन का क्या मतलब है कि जब कोई पार्टिकल है या कोई बॉडी है वो हीट अप होती है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो उसको कह देते हैं थर्मियोनिक एमिशन। अब जो टारगेट है उसको कहते हैं हम एनोड, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्राइक करते हैं, और साथ में एक्सरे वहां से प्रोड्यूस होते हैं। अब जो एक्सरे ट्यूब है उसमें कुछ एडिशनल कंपोनेंट भी हैं, जैसे कि एक्सपेंशन बेलोस। और ये क्या करता है? ये प्रोवाइड स्पेस फॉर ऑयल टू एक्सपैंड। जो ऑयल होता है उसको एक्सपैंड करने में हेल्प करता है। ट्यूब इनवेल्व। जो ट्यूब इनवेल्व है उसका काम है इवैक्यूएटेड, मतलब कि वहां पे वैक्यूम क्रिएट कर देता है। अब है ट्यूब हाउसिंग, उसके बाद है कूलिंग, डाइलेक्ट्रिक ऑयल, रोटर, इंडक्शन स्टेटर, और साथ में है ट्यूब विंडो। जो कि बनी होती है, जो ट्यूब विंडो है वो याद रखना वो बेरिलियम की बनी होती है, ना कि ग्लास की। फिलामेंट और टारगेट। अब जो फिलामेंट है उसको हम कैथोड भी बोल सकते हैं, और जो टारगेट है उसको हम एनोड भी बोल सकते हैं। वो कंटेन होता है इन द इनवेल्व। अब जो इनवेल्व है उसका क्या काम है? वो हमें प्रोवाइड करता है वैक्यूम, मतलब कि उसमें कोई भी एयर का कंटेन नहीं करेगा वो। सपोर्ट सिस्टम होता है ट्यूब का, और साथ में इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन भी प्रोवाइड करवाता है। जो इनवेल्व है वो ग्लास का बना हुआ होता है, पायरेक्स और बोरोसिलिकेट ग्लास का। यहाँ पे भी सिलिका आएगा, वो ग्लास ही होता है। अब जो कुछ जो ट्यूब है वो सिरेमिक और मेटल की भी बनी हुई हो सकती हैं। अब हमें ग्लास से जो ट्यूब बन रही है उसको हम सिरेमिक और इवन मेटल में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि जो ग्लास इनवेल्व है उसकी कुछ लिमिटेशन है। ये क्या करता है? ये प्रोन होता है टू द फेलियर, क्योंकि जो टंगस्टन फिलामेंट है वो वेपराइज कर देता है, मतलब कि उसकी भाप बन जाती है, और वो कोट बना लेता है ग्लास सरफेस पर, अल्टरिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द ट्यूब। और क्या करता है? वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, केवीपी, सॉरी, जो केवी वैल्यू होती है उसको, जो ट्यूब की, उसको ये अल्टर करता है, मतलब कि उसको ये रोकता है या फिर बढ़ा देगा, जो कि हमारे लिए फायदेमंद नहीं साबित होगा। अब वो रिजल्ट क्या देता है? इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क। अब ये इसका क्या रिजल्ट देगा? ये इलेक्ट्रिक आर्क बना देगा। अब ये ट्यूब को फेल कर देता है, इस वजह से जो ट्यूब है वो हमारी बंद पड़ सकती है। On the other hand, metal envelope can maintain the electric potential across the tube. अब जो metal envelope होता है वो जो ट्यूब के अक्रॉस जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेंटेन करता है, इस वजह से जो ट्यूब है वो ज्यादा लंबे समय तक चलती है। Thus most high आउटपुट एक्सरे ट्यूब यूजेस मेटल इन्वेल्व। अगर मान लो कि हमें बहुत ज्यादा एक्सरे ट्यूब बनानी है तो हमें मेटल इन्वेल्व को यूज करना चाहिए, ताकि हमारा जो ट्यूब है वो लंबे समय तक भी चले।
जो एक्स-रे ट्यूब है उसके पास 2 फिलामेंट होते हैं कैथोड पर। एक स्मॉलर फिलामेंट होता है जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोड्यूस करता है एक स्मॉलर फोकल स्पॉट जो कि इमेजेस को ग्रेटर डिटेल में बताने में हमारी हेल्प करता है। However, the image will be easily blurred by the movement artifact। पर जो स्मॉलर फिलामेंट है उसका क्या नुकसान है कि ये जो मूवमेंट आर्टिफैक्ट होता है उसकी वजह से इमेज को ब्लर बना सकता है। अब जो लार्जर फिलामेंट है वो क्या करता है, ये हाई इंटेंसिटी को प्रोड्यूस करता है एक्सरेज की, और साथ में ये मूवमेंट आर्टिफैक्ट से इसको कोई भी इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता, ये उसको रोक नहीं पाता है, और इस वजह से जो इमेज होती है वो अच्छे से आएगी। फॉर सम डिमांडिंग एप्लीकेशन जैसे कि डुअल एनर्जिसिटी, वहां पे हम रोटेटिंग इन्वेल्व ट्यूब्स का हम यूज करते हैं जिसको हम आरईटी बोलेंगे। अब जो कन्वेंशनल एक्सरे ट्यूब थी वहां पे जो एनोड होता था वो ही सिर्फ रोटेट करता था, पर जो रोटेटिंग इन्वेल्व ट्यूब है वहां पे पूरा का पूरा जो वैक्यूम ट्यूब है वो ही रोटेट करेगी। अब इसके साथ साथ जो आरईटी है उसमें क्या होता है कि जो एनोड होता है वो लिक्विड कूलेंट जो होता है उसके साथ वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा। किसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा, वो होगा लिक्विड कूलेंट के साथ। अब ये क्या हमारी हेल्प करता है, ये रिजल्ट देता है ताकि ये इम्प्रूव कर सके हीट का कंडक्शन, मतलब हीट को कंडक्ट करने में भी हेल्प करता है, और साथ में जो ट्यूब की परफॉर्मेंस है उसको भी इंक्रीज करता है। अब जो एनर्जी हमें इस प्रोसेस के लिए चाहिए होती है वो हमें जनरेटर देता है। अब जो जनरेटर है वो एक्स-रे ट्यूब के साथ कनेक्ट होता है बाय द इलेक्ट्रिकल सर्किट, और इसके साथ साथ ये एसी को डीसी में भी कन्वर्ट करता है जो कि एक्स-रे ट्यूब को चाहिए होता है, क्योंकि जो मतलब कि डीसी का क्या मतलब है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है कि जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम द कैथोड टू चार्ज एनोड, मतलब कि डायरेक्ट करंट का क्या मतलब होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो की जो सप्लाई है वो एकदम बिना रुके सप्लाई होगी, ताकि उस वजह से जो कैथोड है वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कर सकता है और हमें ज्यादा एक्स-रे ट्यूब मिलेंगी। तो इस तरह से जो जनरेटर है वो एक्सरेज की प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। अब जो क्वालिटी और जो क्वांटिटी है एक्सरे रेडिएशन की वो कंट्रोल होती है बाय दी एडजस्टिंग दी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर जैसे कि केवी और एमए। जो केवी होता है वो उसको बोलते हैं हम ट्यूब वोल्टेज, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो कि हम अप्लाई करते हैं ट्यूब के अक्रॉस। और जो एमए होता है वो होता है ट्यूब करंट जो कि फ्लो करता है थ्रू द ट्यूब। और जो एक्सपोजर टाइम होता है, एक तीसरा जो पैरामीटर है वो एक्सपोजर टाइम है जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है, बल्कि बहुत ही विद इन ए सेकंड एक्सरे प्रोड्यूस हो जाते हैं। X-ray production. X-rays are produced in a standard way by heating a filament। जब हम किसी फिलामेंट को हीट अप करेंगे तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिलीज होते हैं बाय थर्मियोनिक एमिशन। कौन सी प्रोसेस से वो रिलीज होते हैं, थर्मियोनिक एमिशन की वजह से। अब जो एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा वोल्टेज होती है वो हम कोलाइड करवाते हैं किसके साथ, जो फोकल स्पॉट होता है ऑन दी टारगेट एनोड पर। अब एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड बाय टू इंटरेक्शन इन द एनोड। अब जो एनोड पर जो एक्सेस होते हैं वो दो इंटरेक्शन से प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। जो पहली होती है वो होती है ब्रेमस्टर्लंग एक्सरेज। अब जो ब्रेमस्टर्लंग एक्सरेज जो होता है वो एक जर्मन होता है फॉर ब्रेकिंग। अब इसका क्या मतलब होता है कि ये ब्रेक करने से प्रोड्यूस होगा। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को खो देता है एज दे पास थ्रू एटम इन द एनोड। जैसे जैसे वो एनोड से पास करेगा, जब एनोड से वो टकराएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को वो कम करता चला जाएगा और उसके बाद वो लूज ही कर देगा, बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिवली चार्जेस न्यूक्लियर। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड की तरफ क्यों जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो नेगेटिव है। अब जो एनोड का जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, इस वजह से जो अनलाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इस वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियर की तरफ जाएगा। द क्लोजर टू द न्यूक्लियस द इलेक्ट्रॉन passes, the more kinetic energy it loses. It is deflected to continue moving in another direction at low energy or stopped although all together। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे वो न्यूक्लियस के पास जाता जाएगा वैसे वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी वो लूज करता जाएगा, और इस वजह से जो उसकी जो डिफ्लेक्शन होगी या तो वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा या फिर वहां पे रुक जाएगा। अब जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, अब हमें पता है कि जो एनर्जी है वो ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है। अब जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी वो ट्रांसफर कर दी जाएगी ताकि एक्सरेज का प्रोडक्शन हो सके। तो इस तरह से ब्रेमस्टर्लंग एक्सरे इस तरह से प्रोड्यूस होते हैं।
करेक्टरिस्टिक एक्सरेस। अब जो करेक्टरिस्टिक एक्सरेस होता है उनका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरेस से कोई लेना देना नहीं है, इनका नाम ही ऐसा है करेक्टरिस्टिक एक्सरेस। अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी को पोसेस करता है जो कि इक्वल हो या फिर ग्रेटर हो किससे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इन टारगेट एटम। अब जो एनोड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसके जो एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी कुछ बाइंडिंग एनर्जी, अगर जो इलेक्ट्रॉन वहां पे टकरा रहा है उसकी एनर्जी अगर उसकी बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल या फिर ग्रेटर हो, तब वहां पे क्या होगा कि जो वो उसी जो एनोड के जो एटम है उनके जो इलेक्ट्रॉन है उसी को वो एग्जैक्ट आउट करवा देगा। और ये कहाँ पे होता है, वो होता है जो इनरमोस्ट सब शेल होती है इलेक्ट्रॉन की जिसको हम के शेल बोलते हैं, वहां से वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा देगा और इसको हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। अब फोटो इलेक्ट्रॉन कब बनते हैं, जब वहां से किसी इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाए और अपनी वो जगह छोड़ के कहीं बाहर चला जाए। अब जो वैकेंसी होती है, जो के शेल है उसमें जो वैकेंसी बचती है वो फील्ड होती है इन ऑर्डर फॉर दिस एटम टू रिमेन स्टेबल। अब हमें क्या करना है कि एटम को हमें स्टेबल बनाना है क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट आउट कर गए हैं, तो इस वजह से जो वैकेंसी होती है के शेल की उसको हमें फिल करना जरूरी है। सो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन ड्रॉप डाउन टू फिल द शेल। अब जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन होंगे वो नीचे आ जाएंगे उस इलेक्ट्रॉन की जगह को फिल करने के लिए। तो इस वजह से वहां पे जो एक्सरेज प्रोड्यूस होंगे वो हमें कहलाएंगे करेक्टरिस्टिक एक्सरे ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम मटेरियल, हैंस द नेम। इस वजह से इसका नाम भी करेक्टरिस्टिक एक्सरे पड़ गया है। आज का सेशन बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जो नेक्स्ट सेशन होंगे उनमें हम एक्सरेज को और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे।